हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, इसमें हम आपको जितना क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और क्रैश कोर्स में जितना भी सारा क्वेश्चन बनता है सबको क्वेश्चन को हम इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। क्योंकि हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात इसलिए नहीं किया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें जो स्पेशल नीट के लिए हम क्लास ले रहे हैं वहाँ पर AR एजुकेशन हब में, वहाँ पर भी चैनल है। उस चैनल पर हम AR एजुकेशन हब में भी वहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। उसमें जो चैप्टर स्टार्ट किया हमने उसमें पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट किए। और इसमें जो अभी हम स्टार्ट करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और इससे पहले जो मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उसमें तो चल ही रहा है। तो इसमें जब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि जितना भी सारा क्रैश कोर्स का यानी JEE का होता है, नीट का होता है, इसमें सबका हम मिला जुला कर करेंगे। और इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं AR एजुकेशन हब में, उसमें हम स्पेशल नीट के लिए ही क्वेश्चन बता रहे हैं और इसमें हम सबका मिला जुला कर बताएंगे। तो इस प्रकार से इस चैनल के साथ जुड़े रहे वेलकम केमिस्ट्री के साथ, और AR एजुकेशन हब में भी बने रहें। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन बता देना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि हम क्वेश्चन इसमें थोड़ा बहुत लंबा बनता है और क्वेश्चन को लिखने में भी बहुत ज़्यादा लेट लगता है। इस प्रकार से हम वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्योंकि यदि हम क्वेश्चन को लिखने के चक्कर में यदि रह जाएंगे तो समझा कम पाएंगे और बता भी कम पाएंगे और समय भी ज़्यादा चला जाएगा। इस प्रकार से हम वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, उसके बाद बनाते हैं, फिर देखते हैं। तो चलो, क्वेश्चन को हमने लिख लिया। इसमें पूछा गया है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cr3+ आयन, यानी जो क्रोमियम दिया उस पर 3+ है और 3+ का जो इसका यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जो लास्ट सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा अनपेयर्ड यानी पेयर्ड वह नहीं रहेगा। यानी पेयर्ड अनपेयर्ड करने का मतलब जो वह ऑर्बिटल रहेगा वो फुलफिल यानी सबसेल फुलफिल नहीं रहेगा। तो इसी में पूछा है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cr3+ आयन, क्या पहला 3 होगा, दूसरा 6 होगा, तीसरा 5 होगा या फिर चौथा 1 होगा। तो इसका आंसर हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो यदि हम पहले लिख लेते हैं किसका, Cr का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं तो हमें पता चल सकता है कि Cr3+ दिया तो Cr3+ में हम 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी प्लस है तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो इस प्रकार से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पता कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6, यानी 6 6 12 देख लेते हैं, 10 18 और 6 कितना हुआ, 24 हुआ। हमने यहाँ 4s 3d का पहले 4s2 होना चाहिए, इसलिए नहीं लिखा कि इसका बगल में जो है 3d वह इसका जो सबसेल होता है वह खाली रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उसमें वह ले लेगा, इसीलिए ट्रांसफ़र हो जाएगा इसी में, जिसके कारण हम उसको नहीं लिखा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि Cr3+ दिया, अब हम Cr3+ का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसमें सिर्फ अंतर क्या हो जाएगा, इसके साथ जो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, यानी लास्ट सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा और 3+ दिया, तो इस प्रकार 3+ को इलेक्ट्रॉन को हम वहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमें पता चल सकता है। तो चलो हम इसका भी लिख लेते हैं। हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d3। इस प्रकार से अब हम इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, यानी 3d3, यानी जो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कितना बच गया, 3 हो गया। तो इसमें आंसर को मैच करता है, 6 मैच किया नहीं किया, 5 मैच किया नहीं किया, फर्स्ट मैच किया नहीं किया, यानी जो आंसर मैच किया वह पहला नंबर आंसर मैच किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर। हमने अभी इसमें चैप्टर स्टार्ट किया है और चैप्टर स्टार्ट करने के साथ इसमें छोटा से छोटा क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो मेरा अगला लेक्चर होगा उसमें मेरा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बनेगा, और उससे जो और अगला लेक्चर होगा उसमें भी हम हार्ड क्वेश्चन को करेंगे। और JEE मेंस का भी जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होता है, यानी जितना भी सारा क्वेश्चन होता है JEE मेंस का प्रीवियस ईयर्स का, सबका हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आप लोगों के साथ हम साथ में ही बनाएंगे और आप लोग को भी हम होमवर्क देंगे। तो इस प्रकार से दोनों के साथ जुड़े रहें। चलिए अब हम अगला लेक्चर को अगला क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन लिखने के लिए हमको वीडियो तो रोकना ही पड़ेगा, इसलिए रोक लेते हैं।
अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वकर इन इंफ्रारेड रीजन। यानी इसमें पूछा कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो गिरता है किसमें, जो गिरता है अलग अलग साइंटिस्ट में, जैसे लाइमन में गिरता है, बावन में गिरता है, पासन में गिरता है, ब्रैकेट में गिरता है, पिफन में गिरता है और हम्परी में गिरता है। तो इस प्रकार से जो लाइमन सीरीज यानी जितना भी सारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो सीरीज होता है वह एक दूसरे के साथ गिरता है, और एक दूसरे के साथ गिरने के साथ यदि हम इसका स्ट्रक्चर देख लें शो कर लेते हैं तो इस तरह गिरता है, फिर इस तरह गिरता है, इस तरह गिरता है, इस तरह गिरता है। तो जैसा मान लेते हैं कि इसको लाइमर, बामर, पासन, ब्रैकेट, पिफन मान लेते हैं। तो हो गया लाइमन, बामर, लाइमन, बामर, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, पिफन और हम्परी। लाइमर, बामर, पासन, ब्रैकेट, पिफन और हम्परी हो जाता है। तो इसमें पूछा कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम गिरता है इंफ्रारेड में, तो इंफ्रारेड में कौन सा गिरता है, यानी यहाँ लाइमन गिरता है, बामर गिरता है, पासन गिरता है, ब्रैकेट गिरता है या फिर पिफन गिरता है। तो यदि हम इसमें देख लेते हैं कि जो है लाइमन सीरीज गिरता है और कौन सा रीजन में गिरता है, यानी अल्ट्रावायलेट रीजन में गिरता है। बामर जो गिरता है वह किस में गिरता है, विजिबल में गिरता है। और लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट और जो पिफन है वह किस में गिरता है, तीनों इंफ्रारेड में गिरता है। तो इस प्रकार से अब हमको पता चल सकता है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा दिया है इंफ्रारेड में, तो इनमें से कौन कौन सा गिरता है। यानी इसमें जो आंसर होगा वह क्या होगा, पासन होगा, ब्रैकेट होगा और पिफन होगा, पिफन होगा। तो अब इसमें देखो आंसर में कि कौन मैच कर रहा है, लाइमन सीरीज मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि जो लाइमन सीरीज होता है वह अल्ट्रावायलेट रीजन में गिरता है। दूसरा हो गया पासन, पासन तो किस में है, विजिबल इंफ्रारेड में है, यानी इसका आंसर एक मैच कर गया, यानी यह आंसर क्या होगा, दूसरा होगा। और फिर तीसरा देख लेते हैं, ब्रैकेट जो होता है वो ब्रैकेट किस में गिरता है, पासन, ब्रैकेट यानी इंफ्रारेड में भी गिरता है, यानी इसका भी आंसर होना चाहिए। और जो बाल्मर है यानी लाइमर, बामर यानी बाल्मर किस में गिरता है, विजिबल में गिरता है। तो इस प्रकार से बामर नहीं हुआ, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, दो और दूसरा और तीसरा नंबर का इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूछा गया कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा गिरता है और इंफ्रारेड रीजन में कौन सा गिरता है। तो पहला पासन गिरा और ब्रैकेट गिरा, तो इस प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ होगा, यानी दोनों होगा। बोथ इसमें तो आंसर दिया नहीं, तो इस प्रकार से ए और बी दोनों होगा। हमने यहाँ दोनों इसलिए लिखा कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। ऑप्शन में आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में एक ही रहेगा, हो सकता है कि तीसरा आंसर में ए एंड बी बोथ दोनों दे दे। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़े और समझें। हमने इसमें अभी थियोरिटिकल क्वेश्चन को ही लिया है, क्योंकि एक दो क्लास यही चलेगा, उसके बाद में जो होगा और न्यूमेरिकल पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो जेईई एडवांस में पूछा जाता है और न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, और नेट में थोड़ा बहुत तो पूछता ही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें। और यदि हम इसमें अगला क्वेश्चन को देखते हैं, लाइमर, बामर, पासन, ब्रैकेट, पिफन। अगला यदि हम क्वेश्चन को देखना चाहेंगे तो इसमें क्या पूछा कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड फॉर, क्या होगा। ऐसा पूछा कि जो हाइजेनबर्ग के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, उस स्टेटमेंट में जो इसका ऑप्शन दिया इनमें से कौन सा मैच नहीं करता है। तो हम यदि बात कर लेते हैं कि हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वह क्या बताया गया था। हाइजेनबर्ग के द्वारा बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, और जो मूविंग करता है वह एक ही समय में आने कि उसका पोजीशन और मोमेंटम को हम एक ही स्थिति में ज्ञात नहीं करते। यदि हम उसका पोजीशन ज्ञात करना चाहेंगे कि वह इलेक्ट्रॉन यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या है, कहाँ पर है, तो इस प्रकार से हम उसका मोमेंटम को आने जो घूमने का गति होता है उसको हम पता नहीं कर पाएंगे। और यदि हम उसका मोमेंटम यानी डेल पी को प्राप्त करना चाहेंगे तो हम ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि उस समय उसका इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ पर है। तो इस प्रकार से जो उसका स्टेटमेंट दिया गया था, और डेल एक्स इंटू डेल पी जो होता है वह इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन एच बाय 4 पाई होता है, जहाँ पर जो एक्स होता है वह क्या दर्शाता है, इसका पोजीशन दर्शाता है। जो डेल पी है वह क्या दर्शाता है, मोमेंटम। एच जो है वह क्या दर्शाता है,
प्लैंक्स कांस्टेंट, और पाई तो पता ही है आपको क्या होगा। तो अब इसमें पता करेंगे कि जो इसके द्वारा हाइजेनबर्ग के द्वारा जो दिया गया था स्टेटमेंट, तो क्या दिया गया था, मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा, नॉट वायलेट नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो यानी घूमता ही है। और इसमें फिर मोटर कार, ऑल ऑफ दिच, नॉन ऑफ दिच, तो इसमें क्या सब हो सकता है या फिर सब नहीं हो सकता है। तो हम इसमें बात करते हैं कि मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी इसमें से एक मैच करता है, यानी इलेक्ट्रॉन घूमता है। और यदि हम बात करते हैं कि जो वायलेट था वो किस पर वायलेट था, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक, किस पर वैलिड है, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। यानी इसमें दे दिया मोटर कार, तो क्या मोटर कार माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, नहीं है, क्योंकि मोटर कार का वजन तो मास इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यही हो जाएगा कि प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड, यानी कि मोटर कार पर जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मोटर कार होता है उसका द्रव्यमान यानी मास बहुत ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के कंपेयर में। तो इस प्रकार से सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा मोटर कार। हमने आज पहला लेक्चर में छोटा छोटा ही क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं, अगला लेक्चर में हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। और अगला क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। यदि हम इसमें अगला क्वेश्चन को जानेंगे कि इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट, यानी जो श्रोडिंगर वेव है उसका इक्वेशन में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट को सही कर रहा है, क्या ऑर्बिट को सही कर रहा है, वेव फंक्शन को, वेव और फिर रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो यदि हम जानना चाहेंगे कि श्रोडिंगर वेव के द्वारा जो इक्वेशन दिया गया था वह इस प्रकार से दिया गया था, और जो वेव फंक्शन होता है यानी इसको किस वेव फंक्शन के नाम से वो जानते हैं, और वेव फंक्शन जो डिनोट करता है वह किससे डिनोट किया जाता था, साई से डिनोट किया जाता था। और हमने ये भी जानते थे कि जहाँ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इसका वेव फंक्शन होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगा प्रोबेबिलिटी पाने का बहुत ज़्यादा संभावना होगा। तो इसमें यदि इसका हम सही आंसर को जानना चाहेंगे तो जो साई रिप्रेजेंट करता है, यानी जो साई रिप्रेजेंट क्या करता है, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, दूसरा नंबर का होना चाहिए, वेव फंक्शन। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने देखा। यदि हम और सारा क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो लास्ट क्वेश्चन आपको हम एक दे लेते हैं, उसके बाद में हम फिर लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो यदि हम अगला क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 5वां नंबर में। तो देखो 5वां नंबर के क्वेश्चन क्या पूछा कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, रूल आउट द एग्जैक्ट सिमल्टेनियस मेजरमेंट एंड इंटेंसिटी। तो इसमें जो पूछा गया कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और रूल्स आउट ऑफ द सिमल्टेनियस मेजरमेंट एंड इंटेंसिटी, इसमें से क्या होगा, यानी जो हाइजेनबर्ग के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था उस स्टेटमेंट में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी प्रोबेबिलिटी एंड इंटेंसिटी, एनर्जी एंड रूल्स, चौथा नंबर है पोजीशन एंड वेलोसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट कर सकते हो, और नहीं जानते होंगे तो हम कल बताएंगे। और यदि आप कहीं पढ़े होंगे इस चैप्टर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो आप वहाँ से भी इसका थ्योरी को देख सकते हैं, किसका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो उस थ्योरी में भी आपको वहाँ पर मिल सकता है कि जो हाइजेनबर्ग के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था उस स्टेटमेंट में क्या है। और यदि नहीं खोज पाएंगे तो हम अगला क्लास में इसका आंसर देंगे कि हाइजेनबर्ग, और इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन बताया उसमें तो हाइजेनबर्ग का चर्चा हमने किया है। तो इसके अनुसार आपको आंसर तो मालूम हो जाना चाहिए। यदि नहीं पता होगा तो हम अगला क्लास में बताएंगे। तब तक इस चैनल के साथ जुड़े रहें और पढ़े समझे देखें।